Hello and welcome. Hello and welcome. Happy Makar Sankranti to all of you once again. This is Samachar Pulse and today we will discuss about the मालदीव इश्यूज राइट इंडिया एंड मालदीव का क्या इश्यूज है बैकग्राउंड से समझेंगे हिस्ट्री के साथ जानेंगे ज्योग्राफिकल कंडीशंस के साथ जानेंगे एंड पास्ट में क्या कुछ हुआ है बहुत ही डिटेल से समझेंगे करंट इश्यूज को समझेंगे एंड चाइना का क्या एंगल है उसे भी जानने की कोशिश करेंगे एंड रिसेंटली क्या झटका लगा है मालदीव्स के प्रेसिडेंट को वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे सो लेट्स बिगिन तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमें हिस्ट्री के फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा तो पहले हम ये जान लें कि क्या कुछ हुआ था आज़ादी के बाद जब आज़ादी हुई थी 1947 में तो 1947 में जो मेन इश्यूज था वो था पार्टीशंस का इंडिया एंड पाकिस्तान एक तरह से हम कह सकते हैं जो इंडिया की मेन लैंड थी उसका बंटवारा हुआ पार्टीशन हुआ और पाकिस्तान क्रिएट हुआ तो दोनों ही कंट्री का जो मेन फोकस था वो था आपके मेन लैंड के ऊपर तो आइलैंड एरिया का क्या कंडीशंस है आइलैंड पे दोनों में से किसी भी नेशन का विशेष तब पाकिस्तान का ध्यान नहीं था तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा अभी के टाइम में जो इश्यूज चल रहा है लक्षद्वीप का उनका क्या स्टेटस था देखिए लक्षद्वीप वैसे इंडिया का पार्ट रहा है शुरू से हिस्ट्री में हम ये देखेंगे बट जब बंटवारा हुआ तो पंजाब एंड बंगाल रीजन को काट करके पाकिस्तान बना दिया गया बट रिसेंटली एक खबर आई कि पाकिस्तान से एक शिप जो है वो ट्रेवल कर रही है लक्षद्वीप की तरफ और चूंकि लक्षद्वीप उस टाइम से ही मतलब आज़ादी के टाइम से ही मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया था और हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब रहा था इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर कि जिस प्लेस पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा था उनका इंटरेस्ट इंक्लाइन था टुवर्ड्स द पाकिस्तान इवन वी विल डिस्कस कि जो भारत में वोटिंग हुई थी सभी के सभी लोग ने पाकिस्तान के फेवर में वोट किया बट भारत छोड़ के वे सभी लोग नहीं गए सिर्फ 2% ही लोग जो थे उस टाइम पे भारत छोड़ के गए और जो इनके लॉजिक है वो बड़े अजीबो गरीब है उनका ये मानना है कि ये ज़मीन उनकी थी उनके बाप दादाओं की ज़मीन है वो क्यों छोड़ के जाएंगे दैट इज़ एग्जैक्टली करेक्ट ऑब्वियस सी बात है ज़मीन छोड़ के नहीं जाएंगे पर तो वोट क्यों किए थे राइट तो बहुत सारे हिस्ट्री में जो है अप एंड डाउन्स मिलेंगे इस पॉइंट पे बट वी विल डिस्कस कि एक्चुअली में यहाँ पे क्या हुआ जब ये शिप आते देखा गया कि ये शिप अगर पाकिस्तान का ये शिप इधर आ जाता है तो फिर मामला गड़बड़ है फिर यहाँ पे जो हमारे होम मिनिस्टर थे राइट तो जो हमारे होम मिनिस्टर थे इन्होंने बहुत ही बारीकी से काम किया इन्होंने जो मेनलैंड है उससे फोकस थोड़ा सा हटा करके तुरंत मैसूर गए और मैसूर में जा कर के मुदाली ब्रदर्स से बात की ये मुदाली ब्रदर्स जो थे दो ब्रदर्स थे जिनको मुदाली ब्रदर्स कहा जाता है एक थे रमा स्वामी मुदाली एंड दूसरे थे लक्ष्मण स्वामी मुदाली तो ये दोनों भाई जो थे इनसे निगोशिएट किया रमा स्वामी मुदाली वॉज द दीवान ऑफ मैसूर और इनसे निगोशिएट करके ये तुरंत फिर मैसूर निकल जाते हैं और वहाँ पे फिर जो इंडिया का तिरंगा झंडा है उसको फहराते हैं और जो लोकल्स लोग होते हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेते हैं तो फिर यहाँ पे इस तरीके से ये फिर पाकिस्तान का जो चाल है वो नाकाम होता हुआ नज़र आता है 70 साल बीत गए लक्षद्वीप इंडिया का पार्ट है बट अभी इतना न्यूज़ में क्यों है भारत के अलग अलग हिस्से में कई सारे डेवलपमेंट हुए कई सारे बड़ी घटनाएं घट गई हमने वर्ल्ड कप 2 बार जीत लिया हमने नई पार्लियामेंट बना ली हमने कई बुलंदियां को पार कर लिया हम चांद पे चले गए बट वेयर इज़ लक्षद्वीप तो हम लक्षद्वीप के बारे में जानेंगे आज़ादी के बाद से हुआ क्या देखिए आज़ादी के बाद से लक्षद्वीप का कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुआ अगर हम बात करें लक्षद्वीप टूरिज़्म के लिए जाना जाता बट चूँकि हम फ्लैशबैक में जा रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट ने किसी भी तरह का कोई खास इनिशिएटिव नहीं लिया
36 स्कैटर्ड आइलैंड का ये ग्रुप है। वैसे तो बाय नेम लक्षद्वीप कुछ और होता है, बट हम फिजिकली देखेंगे तो 36 ऐसा थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स है, बट 36 आइलैंड्स का ये स्कैटर्ड ग्रुप है। पॉपुलेशन वाइज 65,032 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये फैला हुआ आइलैंड्स का क्या कहानी है, किस तरीके से ये बैक रह गया, पूरा भारत पीछे, पूरा भारत आगे, एंड ये कैसे पीछे पीछे भारत के रह गया, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, वैसे तो इसको जानने के लिए हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, और हिस्ट्री में हम केरला का रोल देखेंगे। लक्षद्वीप की हिस्ट्री में केरला जो है वो लक्षद्वीप से मात्र 496 किलोमीटर दूर है। एंड हिस्टोरिकली यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ के जो किंग थे, है ना, जो फर्स्ट किंग थे, कहा यह जाता है कि चेरामन, राइट। तो मुझे कुछ विशेष इमेज नहीं मिल रही थी, तो एनसीईआरटी में जो भी इमेज मुझे मिल पाई एज पॉसिबल, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो चेरामन किंग थे, ऐसा माना जाता है कि वो चेरा डायनेस्टी के थे। और ये चेरा डायनेस्टी के किंग 5th सेंचुरी के आसपास मैं बात कर रही हूँ, तो 5th सेंचुरी के आसपास के ये किंग थे चेरामन, जिनका जो है ये केरला के किंग थे, और ये इन्होंने शासन किया लक्षद्वीप के ऊपर। बट बाद में ये जो है इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये फिर चले जाते हैं मक्का मदीना, मक्का में चले जाते हैं, काबा की तरफ। ये अपना एक जो रिलीजियस टच होता है उसके कारण बाद में यहाँ पे हम देखेंगे कि ये पूरा का पूरा आइलैंड है इस्लामिक आइलैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसे यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो गई, कैसे यहाँ पे जो है डेमोग्राफी चेंज होने के बाद भी मेनलैंड इंडिया से कैसे कनेक्शन रहा, ये हम देखेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि जो ग्रीक सेलर थे, राइट, तो कुछ जो ग्रीक सेलर थे, चेरामन किंग के इस इंसिडेंट्स के बाद ग्रीक जो सेलर्स होते हैं वो इंडिया आते हैं। बट रास्ते में ही क्या होता है कि उनका जो शिप होता है वो स्टॉर्म के कारण जो है वो तबाह हो जाता है, और अचानक से कुछ शिप्स जो है उनके किसी ज़मीन पे जो है ज़मीन के किनारे लग जाते हैं, और वो जो ज़मीन होती है दैट वाज द लक्षद्वीप। एंड वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि ग्रीक के द्वारा फर्स्ट सेटलमेंट किया गया। तो मतलब एज सच बहुत ज़्यादा सेटलमेंट नहीं था जब चेरामन किंग का शासन था, एंड बाद में यहाँ पे धीरे धीरे सेटलमेंट्स होगा। फिर हम यहाँ पे देखेंगे बाद में एक और बहुत ही कमाल की चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई देगी। एक पर्सन है जो कि अरब से आता है, जिसका नाम होता है शेख उदबिल्ला, राइट। तो शेख उदबिल्ला, सॉरी, इट्स उबैदुल्ला। शेख उबैदुल्ला जो है, इसका अपना एक उसकी इच्छा होती है कि वो वर्ल्ड वाइड इस्लाम को स्प्रेड करे, और इसी चक्कर में वो वर्ल्ड में इस्लाम स्प्रेड करने के लिए अरब से निकल के अरब सागर के थ्रू वो अन्य कंट्री में पहुंचता है। बट अगेन तूफान के कारण ये भी पहुंच जाता है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप में जब ये यहाँ पहुंचता है तो ये जो जगह होती है दैट वाज दी एमिनी दिवी, राइट। तो ये एमिनी दिवी आइलैंड पे ये उतरता है, एंड फिर यहाँ पे ये सोचता है कि चलो अब यहीं पे जो काम करना है वो करना है। एंड इसने इस्लामिक जो लेशंस है, रिलीजियस जो लेशंस है, वो प्रीच करना स्टार्ट किया। बट जो लोकल लोग थे उन्होंने रिटेलिएट किया, उन्होंने इनकी बात को नहीं माना, इवन उनको मार के भगाया गया वहाँ से। तो यहाँ से मार के भगाने के बाद ये जो बंदा है शेख उबैदुल्ला, वो पहुँच जाता है आपके एंट्रोट, और यहाँ पे इसके कुछ फॉलोअर्स बनते हैं जो इसकी बात को मानते हैं, और फिर यहाँ पे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। अगेन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वहाँ से ये पहुँचता है अगाती। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगाती के बाद अगेन ये वहाँ पहुँचता है जहाँ से इसने जर्नी स्टार्ट की थी, दैट इज़ एमिनी देवी। एंड वहाँ पे जो है वो अपने जीवन के अंत तक वहीं बना रहा, लक्षद्वीप में रहा। एंड अभी जो इसकी डेथ के बाद जो इसका बेरियल है उस पे इसका एक जो है मॉस्क बना दिया गया है, जो कि एक टॉप टूरिस्ट प्लेस है लक्षद्वीप के अंदर। नाउ हम लोग इसके बाद देखेंगे चेरामन किंग के बाद क्या हुआ। चेरामन किंग के बाद लगभग 1100 सेंचुरी के आसपास हिंदूज किंग का शासन हुआ केरला में। चूँकि केरला की जो पॉपुलेशन थी वो धीरे धीरे चेंज हो रही थी, डेमोग्राफी चेंज हो रही थी, बट फिर भी जो रूल एंड रेगुलेशन था वो मेनलैंड इंडिया के पास ही था। अब हम यहाँ पे देखेंगे 1100 के आसपास
यहाँ पे जो शासक होते हैं, जो हिंदू किंग है, दैट इज़ अ कुलशेखरा, राइट। तो इनके द्वारा शासन किया जाता है, बट कुछ समय बाद इनका शासन समाप्त होता है एंड फिर नए हिंदू किंग का शासन होता है, दैट इज़ अ कुलातरीस। तो यहाँ पे कुलातरीस का शासन समाप्त होते होते एक नई यहाँ पे जो, चूँकि मैं बीच की चीज़ों को उतना डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बट आप ये समझने की कोशिश कीजिए, हायरार्की पकड़िए, क्रोनोलॉजी पकड़िए कि किस तरीके से शासन होता रहा है वहाँ पे। और यहाँ पे हम देखेंगे ये जो कोलातरीज हैं उनके टाइम पे ही, राइट, 13 सेंचुरी के आसपास ही मार्को पोलो आता है। मार्को पोलो अपनी राइटिंग्स में एक फीमेल आइलैंड का जिक्र करता है। तो फीमेल आइलैंड का जिक्र, ऑब्वियस सी बात है, ये अमिनी द्वीप का जिक्र कर रहा होगा। एंड उसके बाद ही हम देखते हैं कि वास्को ड गामा, दैट इज़ अ 1498 में वास्को ड गामा इंडिया इन करता है, और वो भी यहाँ पे लक्षद्वीप पहुँचता है। लक्षद्वीप में ये मिनिकॉय में पहुँच करके ये बहुत सारे कॉय को फाइंड आउट करता है। तो कॉय फाइंड आउट करने पे उसको समझ में आ जाता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पे काफ़ी डेवलप्ड होगी, और यहाँ पे इसने अपनी फोर्टिफिकेशन करके, किलाबंदी करके अपना यहाँ पे फोर्ट बना लिया। तो पोर्तुगीज़ ने भी यहाँ पे अपना सेटलमेंट जमाया, लेकिन बात बनेगी नहीं, जो लोकल्स होंगे वो इनका विरोध करेंगे। एंड उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे आगे चल के रिवॉल्ट भी होगा पोर्तुगीज़ के साथ, दैट इज़ अ 1545 का रिवॉल्ट, राइट, जिसमें पोर्तुगीज़ के साथ जो है ट्रेड के मामले में, ट्रेड के कारण जो लोकल्स लोग हैं वो एक तरह से प्रोटेस्ट करेंगे, फाइटिंग होगी। एंड नाउ इसके बाद शासन जो है यहाँ पे चेंज होता है, और ये शासन जो होता है फीमेल रूलर्स, दैट इज़ अ बीबीज के द्वारा शासन किया जाता है, और इसको हम कहते हैं अराक्कल रॉयल हाउस। तो ये अराक्कल रॉयल हाउस के जो असली किंग होते हैं वो फीमेल किंग होते हैं, जिनको बीबीज रूलर्स कहा जाता है। बाद में जो बीबीज रूलर्स हैं, इनके द्वारा ऐसा माना जाता है कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी काफ़ी एट्रोसिटी होती है, उनका शोषण होता है। और ये बात बताई जाती है टीपू सुल्तान को। हालांकि यहाँ पे हिस्ट्री के दो वर्जन हैं। एक वर्जन कहता है कि टीपू सुल्तान को बुलाया जाता है, दूसरा वर्जन कहता है कि टीपू सुल्तान ने अटैक किया। तो टीपू सुल्तान को यहाँ बुलाया जाता है, और टीपू सुल्तान या तो बुलाया जाए या तो खुद से आ जाए, दोनों ही केस में टीपू सुल्तान यहाँ पे शासन करता है। एंड टीपू सुल्तान के शासन के टाइम पे हम देखेंगे कि ब्रिटिश से इनकी होती है काफ़ी बड़ी राइवलरीज, ब्रिटिश के साथ इनकी होती है बहुत बड़ी लड़ाई। और यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे कि ब्रिटिश के साथ जब इनकी लड़ाई होगी, दैट वाज 1799, राइट। और यहाँ पे टीपू सुल्तान का खेल ख़त्म, और यहाँ पे जो है पूरी तरह से ब्रिटेन का एक शासन हो जाएगा, बट नॉट ऑफिशियली। ये ट्रेड के मामले में यहाँ पे लीड करेंगे। मैसूर इनके हाथ में आ गया है, मालाबार डिस्ट्रिक्ट इनके हाथ में आ गया है। नाउ हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक बड़ी तूफान आती है 1897 के टाइम में। एक मेजर साइक्लोन यहाँ पे आता है, कहाँ पे, आपके लक्षद्वीप में। तो इस साइक्लोन में काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुँचती है, वहाँ के लोगों को बहुत हेल्प की ज़रूरत होती है, बट गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर पाती, जो उनके नेटिव किंग होते हैं वो हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो फिर हेल्प मांगा जाता है ब्रिटिश से। बट आप जानते हैं ब्रिटिश हेल्प के नाम पे क्या करती थी? लोन। तो ब्रिटिश ने लोन दिया लक्षद्वीप को, पॉइंट टू बी नोटेड। 1854 में ब्रिटेन ने एक बड़ा जो है पहले भी लोन दे के रखे थे, एंड उसके बाद फिर यहाँ पे दैट इज़ अ 47, 1847, इट इज़ 47। तो फिर 1847 में साइक्लोन आता है, मेरे से 97 लिखा गया, सॉरी। एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि 1854 में ब्रिटिश ने काफ़ी बड़ा एक ह्यूज लोन दिया। पहले भी वहाँ पे ट्रेड का काम चल रहा था, और पहले भी ही ब्रिटेन के ही कब्जे में जो है वो लक्षद्वीप था। बट अब ऑफिशियली वहाँ के जो नेटिव किंग थे, और वो पूरी तरह से ब्रिटेन के कब्जे में आ गए बाय लोन, और वो लोन रीपे नहीं कर पाए, और इस तरीके से पूरी तरह से लक्षद्वीप ब्रिटेन के हाथ में चला गया। 1907 में एक और डेवलपमेंट होता है, दैट इज़ अ 1907। यहाँ पे लक्षद्वीप जो है वो हम देखेंगे मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना दिया जाता है बाय ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने
लक्षद्वीप को 1907 में मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना दिया। साथ ही साथ हम देखेंगे कि 1912 में वो एक रेगुलेटरी भी ले आते हैं, यानी रेगुलेशन यानी कि कानून भी ले आते हैं, और उस रेगुलेशन के तहत वो वहाँ पे अपना रेगुलेटरीज जो है बॉडीज सेटअप करके काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ना आज़ाद हुआ तो 1947 तक ब्रिटिश के ही हाथ में था लक्षद्वीप, एंड आज़ादी के बाद फिर ब्रिटेन के जाने के बाद ऑफिशियली जो पावर ट्रांसफ़र हुआ वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को हुआ, और फिर इंडिया जो है यानी इंडिया के साथ साथ जो लक्षद्वीप जो आइलैंड्स पार्ट्स है हमारे, जिसमें अंडमान निकोबार भी आता है, लक्षद्वीप भी थे, तो ये सब सभी के सभी आइलैंड जो थे वो इंडिया के अंदर आ गए। तो अब हम थोड़ी सी यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि जब ये आ गया पूरी तरह से इंडिया के अंदर, राइट, टीपू सुल्तान से ब्रिटिश के हाथ में और ब्रिटिश के हाथ से फिर भारत सरकार के पास, तो फिर आज के डेट में ऐसा क्या है कि स्टार्टिंग में हिस्ट्री कहती है कि वो केरला का पार्ट होता है, तो ये फिर आज़ादी के बाद इसे केरला में क्यों नहीं जोड़ा गया, लक्षद्वीप को एक यूनियन टेरिटरीज क्यों बना दिया गया? तो उसके पीछे भी कारण है। क्या कारण है? उसके पीछे कारण है उस समय के जो कम्युनिस्ट लीडर थे, राइट, कम्युनिस्ट लीडर A.K. गोपालन, ठीक है। तो जो A.K. गोपालन थे उनको समझ में आता था, दूर से इनकी दृष्टि काफ़ी अच्छी थी, इनको समझ में आता था कि अगर ये केरला का पार्ट रहा फिर प्रोटेस्ट होगा, फिर इश्यूज क्रिएट होंगे, और धीरे धीरे फिर पूरा का पूरा केरला ही चला जाएगा, पाकिस्तान के लिए प्रोटेस्ट करेगा, जो उस समय का सिनेरियो था। तो इसीलिए इन्होंने उस पर्टिकुलर एरिया को यूटीज़ में किया ताकि वो पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहे और किसी भी तरह के इश्यूज़ को पॉलिटिसाइज ना किया जा सके, क्योंकि होता क्या है, स्टेट में सरकार किसी और की और सेंटर में सरकार किसी और की, तो छोटे छोटे मुद्दे को भी पॉलिटिसाइज किया जाता है, और ये मुद्दा छोटा छोटा मुद्दा बड़ा मुद्दा बन के कन्वर्ट हो जाता है और फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। जैसे एक टाइम पे खालिस्तान का इश्यूज हो गया था इंडिया में और इतने बड़े ऑपरेशंस करने पड़े थे। तो इसलिए फिर यहाँ पे A.K. गोपालन की इस बात को माना जाता है, और मान करके फिर हम देखेंगे कि 1956 में केरला को स्टेट डिक्लेयर किया जाता है, और साथ ही साथ जो लक्षद्वीप है उसको यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया जाता है। नाउ बाद में जो चेंजेस होते हैं 73 में, हम ये देखेंगे कि लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमिनी दिवी, इन सब को मिला के लक्षद्वीप बोला जाता है। ये सभी के सभी जो आइलैंड्स ग्रुप है रीनेम करके। वैसे हम थोड़े से जाने जो नाम है लक्षद्वीप, ये क्या है? लक्षद्वीप मलयालम भाषा में या संस्कृत भाषा में, दोनों ही भाषा में इनका मतलब एक ही है, 100,000 साइलेंट्स। लाख द्वीप, लाख लाख वर्ड से निकल के आता, लक्ष्य जो है लाख वर्ड से निकल के आता, दैट इज़ 100,000 आइलैंड्स, राइट। अब हम बात करेंगे करंट सिचुएशन क्या हो गया, इतना न्यूज़ में क्यों है लक्षद्वीप? उसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है, उस टाइम पे इंडिया के अंदर जो भी टूरिस्ट आए हैं, स्पेसिफिकली जो फॉरेन टूरिस्ट आए हैं, उनमें से सिर्फ दो, ओनली टू, नॉट 2%, ओनली 2% ही ऐसे थे जो लक्षद्वीप विजिट किए हैं, एंड बाद बाकी जो है वो अदर प्लेसेस में विज़िट किए हैं, घूमे हैं। लेकिन आइलैंड नेशंस की अगर हम बात करें तो हमारा पड़ोसी देश जो भारत से सिर्फ 53, मतलब लक्षद्वीप से सिर्फ 53 नॉटिकल माइल दूरी पे है, वो वहाँ विज़िट करता है। इसी कारण और वहाँ पे कुछ पहले से गवर्नमेंट की प्लानिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर और उसको टूरिज़्म में कन्वर्ट करने के लिए, इसी के प्रमोशन में मोदी जी वहाँ पे जाते हैं और वहाँ का जो व्यूज़ होता है वो सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि इतना करने के बाद ही फिर जो पड़ोसी देश हैं उनकी तो जो है हालत ख़राब होनी है, क्योंकि इनको पता है कि मालदीव जो पड़ोसी देश है हमारा, आइलैंड नेशंस है, इनके यहाँ जो टूरिस्ट जाते हैं 80% टूरिस्ट इंडिया से ही जाते हैं, जो कि मतलब पड़ोसी देशों के बीच में जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें से 80% टूरिस्ट जो होते हैं सिर्फ अकेले इंडिया से ही जाते हैं, और पूरे वर्ल्ड के टूरिस्ट में भी अगर हम देखें तो 20% इंडिया का योगदान है। तो इनकी पूरी की पूरी दुकान चलती है हमारे देश के
लोगों के द्वारा। बट इन तीनों जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट के कैबिनेट के मिनिस्टर है, यूथ मिनिस्ट्रीज में आते हैं, ये सब इनके बयान ऐसे थे जो आपको मतलब आपके दिमाग ख़राब कर देगी, और ये सभी आपने देखा भी होगा। इसके बाद होना क्या था, होना यही था, बायकॉट मालदीव, बायकॉट मालदीव ट्रेंड में हो गया। बहुत सारे जो हमारे इंडस्ट्रीज़ वाले हैं, जो मतलब जैसे जो बुकिंग वगैरह करवाते हैं, उन सब ने अपनी फ़्लाइट ही कैंसिल कर दी। बहुत सारे लोगों ने अपनी टिकट कैंसिल कर दी। सभी जो है वो अपना जो है डेस्टिनेशन चेंज कर दिए। एंड एक चीज़ जो बहुत न्यूज़ में रहा उस टाइम पे, सबसे ज़्यादा सर्चिंग में आया लक्षद्वीप। लेकिन दिक्कत है, समस्या है, लक्षद्वीप के पास आज के डेट में सिर्फ 150 होटल्स हैं। डू यू थिंक अगर हम वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं तो हमारे पास इंफ्रा का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो लक्षद्वीप के साथ कुछ ज़्यादा न्याय नहीं हुआ है। जितनी उसकी नेचुरल ब्यूटी थी, उतना ज़्यादा वहाँ पे कुछ कर किया नहीं गया। दैट्स वाई इस तरीके से जो है प्रमोशन के ख्याल से वहाँ पे गवर्नमेंट ने स्टेप लिया और मोदी जी वहाँ पे गए। बट हुआ उसका नतीजा उल्टा। एक और चीज़ यहाँ पे समझनी होगी हमें, जो अ, जो ये न्यूज़ आया इसके कारण जो लक्षद्वीप है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। तो काफ़ी ज़्यादा अलग-अलग टाटा ग्रुप से लेकर के डिफरेंट डिफरेंट जो अपनी कंपनीज़ हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का मन बना चुके हैं। बट एक जो समस्या है, वो समस्या ऐसे अचानक से नहीं क्रिएट हो गई मालदीव की। ये समस्या दरअसल है बनी हुई, क्योंकि जो मालदीव के अभी करंट प्रेसिडेंट हैं, मोहम्मद म्यूज़ू, ये ऐसे पार्टी से बिलोंग करते हैं जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट रखती है और प्रो चाइना सेंटीमेंट रहती है। दूसरे वर्ड में कहें, चाइनीज़ बॉयज़ इन मालदीव, अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा। तो जो मालदीव है वहाँ पे 2 पार्टियाँ हैं, एक प्रो इंडिया है और एक जो है एंटी इंडिया है। तो अभी जो गवर्नमेंट चल रही है वो एंटी इंडिया वाली पार्टी की चल रही है, जिनका चाइना से बहुत बनता है। नाउ ये जब न्यूज़ आई कि इनके 3 मिनिस्टर ने ऐसा मोदी जी को लेकर के, भारत को लेकर के इस तरीके के कमेंट किए हैं, तो उनको मतलब ऑफ़िशियली उनको सस्पेंड कर दिया गया। बट अभी भी जो मिनिस्टर्स हैं, वहाँ के जो न्यूज़पेपर है उसमें वो दिख रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं, बट ऑफ़िशियली वो पद पे नहीं है। दे वर सस्पेंडेड, राइट, इस घटना के बाद ही। लेकिन इस तरीके का वहाँ पे चल रहा है। सेम टाइम पे जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वो 5 दिन के विज़िट के लिए जाते हैं चाइना। अब जब चाइना जाते हैं तो चाइना में जाकर के उनकी बहुत वार्म वेलकम होती है, एंड ये उनका फर्स्ट फॉरेन प्लेस, फॉरेन विजिट भी है आफ्टर इलेक्शन। और यहाँ पे हम देखेंगे कि काफ़ी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स चाइना ने फिर से झोली में डाल दिए हैं मालदीव्स के। बट इसका रिपरकशंस क्या है? देखो, आईएमएफ का कहना है कि चाइना जिस तरीके से डेब्ट का ट्रैप है, चाइना डेट ट्रैप, जिसमें श्रीलंका पहले फँस चुका है, वही हाल अब जो है मालदीव्स का होने वाला है। ये आइलैंड नेशन जाने वाला है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का भी यही मानना है कि चाइना जो है वो मालदीव को अपने क्लच में ले रहा है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रही है कि ये जो प्रेसिडेंट है यहाँ के, जब ये इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तभी इनका एंटी इंडिया मूवमेंट चल रहा था, बायकॉट इंडियन और बायकॉट इंडियन ट्रूप्स। अब देखो, यहाँ पे एक पॉइंट इंडियन ट्रूप्स का भी आ रहा है। इंडियन ट्रूप्स वहाँ पे क्यों है वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए कि वहाँ पे इंडियन ट्रूप्स इसलिए हैं क्योंकि मतलब व्हाट आई एम सेइंग, जो पीसफुल वर्क होता है, किस तरीके से वहाँ पे नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करना है। क्योंकि टूरिस्ट वहाँ हमारे जाते हैं, तो वहाँ पे जो हमारे शिप्स होते हैं उनका रख रखाव, राइट, शिप्स मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, शिप का सिक्योरिटी, तो ये सब चीज़ों को देखने में वो काम करते हैं, सोशल हारमोनी ही प्रमोट करते हैं। बट ये म्यूज़िक को पसंद नहीं है। और इसी का रिपरकल्सन आपको देखने को मिला कि अभी रिसेंटली, यानी कि कल ही चुनाव हुआ वहाँ पे मालदीव के अंदर। तो ये मेयर का चुनाव था, लेकिन एज सच ये एक बहुत बड़ा मैसेज था म्यूज़ो को कि इनकी जो पार्टी है एमडीपी, दैट इज़ अ मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी, राइट, तो इनका ये जो एजेंडा है ये बहुत दिन तक चल नहीं पाएगा। और जो इनकी दूसरी पार्टी है, राइट, वो इलेक्शन जीती है, इनकी पार्टी को हार मिला है। एंड अभी आप देखो, इसके जस्ट बाद
ये जो प्रेसिडेंट है वो फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं एंड इनका ये मानना होता है, एक तरफ ऑफिशियली ये कहते हैं कि इनकी रिलेशंस इंडिया से काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये फिर से कहते हैं कि जो इंडियन ट्रूप्स हैं उनको 15 मार्च तक भारत चले जाना है, मालदीव छोड़ देना है। तो ऑफिशियली जो पेपर होते हैं उनमें किसी भी तरह का कोई बात नहीं होता, बट पेपरबाजी जो मीडिया में होती है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे होती है। बट इस तरीके से दोनों ही देश के बीच के रिलेशंस ख़राब होते हैं। जो मालदीव है और जो लक्षद्वीप है उनमें बहुत ज़्यादा कल्चरल टाई है, इवन हमारे साथ मेनलैंड के साथ कल्चरल टाइज है, राइट। क्योंकि वो एक मुस्लिम नेशन है और हमारे देश में एक बहुत बड़ी आबादी मुस्लिम लोगों की है। तो एक कल्चरल टाई भी है, एक हम एक हिस्ट्री भी शेयर करते हैं पास्ट में अगर डिटेल से जाएं तो। एंड नाउ अभी हम एक कॉम्पिटिटिव एक इकोनॉमी जोन के अंदर आ रहे हैं, जिसमें हमारी जो आइलैंड्स हैं और उनकी जो आइलैंड्स हैं, क्योंकि वो आइलैंड नेशन ही है तो उनका जो एक एजेंडा है टूरिस्ट के दम पे वो जीते हैं ना। अभी हमारा लक्षद्वीप एक्सप्लोर करने वाला है, तो कंपटीशन होना चाहिए, बट ये बहुत ही गुड वे में होना चाहिए, ना कि एकदम इस तरीके से फायर वॉकर बन के। सो ये था पूरा डिटेल न्यूज़ एनालिसिस अबाउट दी लक्षद्वीप हिस्ट्री। हमने पहले अपने देश को जाना, हमने पहले लक्षद्वीप को जाना, लक्षद्वीप के इश्यूज़ को जाना, किंग्स को जाना, फिर हमने ये जाना कि क्यों मोदी जी गए थे लक्षद्वीप, और फिर हमने ये जाना कि मालदीव का क्या एंगल है यहाँ पे, चाइना का क्या एंगल है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ये आज का न्यूज़ एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट।